Hello students, we are discussing about the topic agricultural practices. In that topic we have covered up to third step and the fourth step is irrigation. Irrigation, as you know very well, in our country we depend on the rain, but rain is not enough source to irrigate our crops. That is why we have to use the irrigation system. As you know very well, water is one most vital substance that support life. लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वाटर जो है वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सब्सटेंस है। वैसे ही प्लांट्स को भी नियरली जो है पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि क्यों चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स। जो पानी है फ्लावर्स की प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स और फ्रूट्स को डेवलप करने के लिए ज़रूरत होती है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। जो पानी है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद जाइलम वेसल से बाकी पूरे प्लांट तक जाता है। उसके साथ साथ पानी के साथ साथ मिनरल और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जो सीड्स जर्मिनेट होते हैं, सीड्स से जब प्लांट निकलता है उसे हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, तो उसके लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फोर्थ पॉइंट, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आपको पता है प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब उसके लिए भी वाटर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व होते हैं वो भी पानी के थ्रू ही बाकी पार्ट तक पहुंचते हैं प्लांट के। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। जो हॉट एयर जब गर्मियों में चलते हैं उससे भी पानी ही प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को। इट मीन्स जो सप्लाई ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इरिगेशन की डेफिनेशन क्या आती है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल थ्रू सोर्सेज अदर देन रेन। जब बारिश के अलावा किसी और सोर्स से हम पानी की सप्लाई देते हैं क्रॉप प्लांट्स को, उसे हम बोलते हैं इरिगेशन। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स, नेचर ऑफ सॉइल एंड सीजन व्हेन द क्रॉप ग्रोज। अब हम वन बाय वन इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स यानी कि क्रॉप प्लांट्स जो हैं उनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है या फिर कम पानी की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल राइस क्रॉप होती है, उसको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, स्टैंडिंग पानी, यानी कि वहाँ पे पानी खड़ा रहना चाहिए, उसमें इतना पानी भरा रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ सॉइल। अगर हमारी सैंडी सॉइल है तो उसको हमें बार बार इरिगेट करना पड़ेगा। अगर हमारी क्लेई सॉइल है तो उसको ज़्यादा बार बार इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो क्लेई सॉइल है उसके अंदर जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, पानी को अपने अंदर रिटेन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद बात करते हैं सीजन व्हेन द क्रॉप ग्रोज। कौन से सीज़न में हम क्रॉप उगा रहे हैं? जो अगर हम समर में उगा रहे हैं तो उसको बार बार इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर विंटर में उगा रहे हैं तो उसको इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मैथड्स ऑफ इरिगेशन। कुछ मैथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड हैं एज वेल एज मॉडर्न मेथड हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न मेथड की। मॉडर्न मेथड में आता है हमारा ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ड्रिप सिस्टम यानी कि छोटी छोटी पाइप्स के थ्रू हम क्या करते हैं, सिर्फ जो रूट ऑफ द प्लांट्स होती हैं उन्हें ही पानी देते हैं, उसके अलावा कोई भी पानी कहीं पे भी नहीं जाता है। तो ये तो बात की हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की, यानी कि सिर्फ जो रूट्स हैं उन्हें ही हम पानी देंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। इवन जो इवेपोरेशन के थ्रू पानी हमारा लॉस होता रहता है इस सिस्टम में, वो पानी भी सेव हो जाता है हमारा। इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वेयर लेस वाटर इज़ अवेलेबल। जहाँ पे पानी की कमी होती है उन एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इन स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जो नॉर्मली हम अपने नियर बाय भी देखते हैं, वो नोजल्स चलती रहती हैं, उनमें से पानी आता रहता है, उसे हम बोलते हैं स्प्रिंकलर्स। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन की, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पुली सिस्टम है, चेन पंप है या फिर राहत है, ढेकली है। इन मेथड्स के थ्रू ट्रेडिशनली पहले पानी दिया जाता था, लेकिन आजकल हम ज़्यादातर स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करते हैं और जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे ड्रिप सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ मेथड है हमारे इरिगेशन के। उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन की। लेकिन इरिगेशन करते टाइम हमें एक मेन पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी पानी है वो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर एक्सेसिव वाटर लॉगिंग हो गया
तो उससे क्या होगा, जो हमारी एयर है सॉइल के अंदर जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं वो वहाँ से बाहर आ जाएगी और जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है वो एडवर्सली इफेक्ट होगी, यानी कि जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, इवन वो प्लांट्स डाई भी हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन की, यानी हमने सबसे पहले सिलेक्शन कर लिया सीड्स का, सोइंग कर दी, उनको मैन्योरिंग कर दिया, इरिगेशन दे दिया, लेकिन उसके बाद उनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि प्लांट्स अगर प्रोटेक्ट नहीं होंगे, अगर कोई वीड्स वगैरह लग जाते हैं या कोई इंसेक्ट लग जाता है उनके ऊपर, तो हमारी पूरी क्रॉप ख़राब हो सकती है। तो उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो खरपतवार, वीड्स को हम बोलते हैं खरपतवार, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि मेन क्रॉप के साथ फील्ड में उगाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वीड्स। अब मेनली हमारे जो कुछ वीड्स हैं वो हैं अमरेंथस, जिसे हिंदी में हम चौलाई बोलते हैं, कॉन्वेल्वस, खुरी, चीनोपोडियम जो बथुआ होता है, और बहुत सारे कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं वीड्स के। वीड्स कैसे हार्म कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हम अपने क्रॉप के लिए दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, या कोई हम पोटेशियम डाल रहे हैं, सल्फेट डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट्स कौन एब्जॉर्ब कर लेगा ज़्यादा? वीड्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो क्रॉप है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं जो वीड है उसके ऊपर हार्मफुल इंसेक्ट्स आते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी मेन क्रॉप है वो भी जो है ख़राब हो जाती है। सम वीड्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और कुछ वीड्स तो ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी उससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अब हम कैसे इसको रोक सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड इज़ कॉल्ड वीडिंग। जब हम उन वीड्स को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग प्रोसेस। अब वीडिंग प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, मैकेनिकल मेथड से वीड्स में बी पुल्ड आउट विद हैंड और थ्रो प्लॉइंग, जो प्लॉइंग होती है हमारी उसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं उनको, या फिर हम हैंड से निकाल सकते हैं, या फिर हम सीड ड्रिल हो या हैरो का यूज़ करते हुए भी उनको निकाल सकते हैं, या फिर एक ट्रॉवल जिसे हम हिंदी में खुरपी बोलते हैं, उसकी हेल्प से भी हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड मेथड टू रिमूव द वीड्स, दैट इज़ केमिकल मेथड। केमिकली हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? कुछ वीडिसाइड्स आते हैं जिनको कि हम अगर वीड्स पर स्प्रे करें तो उससे जो हमारे वीड्स लगे हुए हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं या फिर मारे जा सकते हैं। कुछ एग्जांपल हैं 2,4-D, जिसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, या फिर 2-मिथाइल-4-क्लोरो-1-फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, या फिर बहुत सारी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनको हम यूज़ करके हमारे जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनको बचा सकते हैं ख़राब होने से। या फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा बायोलॉजिकल मेथड, इंसेक्ट और सम अदर ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम अपने फील्ड्स में छोड़ दें जो कि जो वीड्स हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दें, इस मेथड को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़, अब ये तो बात थी वीड्स की, अब हम बात करते हैं पेस्ट और डिजीज़ लग जाए तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप, जो हमारी क्रॉप होती है उसके ऊपर ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। दे मे बी रोडेंट्स, यानी कि रैट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, या कोई और पेस्ट हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। पेस्टिसाइड किल द पेस्ट एंड देयर एग्स विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप्स, अब हम उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, और पेस्टिसाइड जो होते हैं पेस्ट को मारने का काम करते हैं और उनके एग्स को भी मारने का काम करते हैं बिना क्रॉप को डैमेज किए हुए। रोडेंटिसाइड, अगर रैट्स वगैरह हैं तो उसके लिए हम रोडेंटिसाइड यूज़ करते हैं, अगर इंसेक्ट हैं तो हम उसके लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी हमारे मेथड हो, या वीड्स लग गए हों या पेस्ट लग गए हों या कोई इंसेक्ट हो, उन सबको कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारी क्रॉप ना हो। तो ये कुछ मेथड थे हमारे कंट्रोल करने के। उसके बाद हमारा 6th स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल पूरी तरह मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद जब हम उसकी कटिंग करते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं उसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मेच्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, उसे हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। वंस द क्रॉप मैच्योर्स इट इज़ हार्वेस्टेड, एक बार जब क्रॉप हमारी मैच्योर हो जाती है तो उसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं।
क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, या तो क्रॉप्स को यूं उखाड़ लिया जाता है या फिर उसको ग्राउंड के पास से कटिंग कर ली जाती है। आपने सुना होगा बैसाखी, बैसाखी मनाई जाती है जब हमारी फसलें कटने को तैयार हो जाती हैं, उस टाइम पे हम बैसाखी का फेस्टिवल मनाते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल, जो सिकल होती है या आपने देखी होगी दराती जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली, तो इसकी हेल्प से होती है या फिर मशीन्स के थ्रू होती है। When after the crop is harvested, the grains are separated from chaff by a process called threshing. जैसे थ्रेशर मशीन आप लोगों ने देखी होगी, उसके थ्रू पहले ये मैनुअली होता था, लेकिन अब थ्रेशर मशीन्स का यूज़ किया जाता है जिसमें कि हम जो हमारे सीड्स होते हैं, जो हमारी क्रॉप होती है, उसको शाफ से अलग कर लेते हैं। दिस कैन बी डन मैनुअली बाय स्ट्राइकिंग द क्रॉप अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हार्ड सरफेस पे मार के उसको अलग कर रहे हैं, या फिर इस थ्रेशर मशीन की हेल्प से हम उसको अलग कर लेते हैं। तो ये हमारी हार्वेस्टिंग हो गया। इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बाय।